हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं क्लास 6 की, जिसका नाम है हमारे अतीत। तो आज हम उसका चैप्टर 11 पढ़ेंगे। हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो उसका जो पहला टॉपिक है, अरविंद राजा बना। अरविंद नाम का एक लड़का है, उसके स्कूल में एक नाटक खेले जाने वाला है। वो उसमें राजा की भूमिका अदा कर रहा है, मतलब उसे जो रोल मिला है वो राजा का मिला है। अरविंद ने सोचा था कि उसे शाही वेशभूषा, मतलब शाही कपड़ों में और मूछों पर ताव देते हुए और पहले कागज से लिपटी तलवार किया उसके अंदर रखी हुई तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा, मतलब वो चलेगा। और जब उसे पता चला कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी है और कविता का भी पाठ करना है, तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि ये संगीत राजा कौन है या कौन हो सकता है। ये जो हमारा अरविंद था ये सोचने लगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियां। तो आइए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए, जो अरविंद था ये किस राजा का रोल कर रहा था, मतलब इसे किस राजा की भूमिका मिली थी। जो अरविंद था ये गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, उनकी भूमिका अदा करने जा रहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो पता चलता है वो हमें पता चलता है इलाहाबाद के अभिलेख से, जो अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ एक लंबा अभिलेख है इलाहाबाद में, उससे पता चलती है। और इसकी रचना जो है, इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे रहे थे, उनका नाम था हरिभूषण। उनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। जो अशोक स्तंभ पर एक खुदे हुए लंबे अभिलेख है, जिसकी रचना ये जो समुद्रगुप्त थे, इनके दरबार में कवि व मंत्री थे हरिभूषण, उन्होंने काव्य के रूप में की थी। और यह एक बहुत ही विशेष किस्म का अभिलेख है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, प्रशस्ति कहते हैं। यह जो अभिलेख है ये एक संस्कृत शब्द है। ये जो प्रस्तुति है ये एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। क्या अर्थ है उसका, प्रशंसा करना। और ये जो प्रस्तुतियां लिखने, मतलब प्रशंसा लिखने का प्रचलन पहले भी था। क्यों, पहले कैसे था, जो हमारे राजा आदि थे वो अपने काम आदि का जो लेख किया करते थे, तो अपनी प्रशंसा किया करते थे। और जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि गौतमी जो पुत्र थे, जो सातवंश वंश के जो शासक थे, श्री सातकर्णी की भी प्रशंसा हमने उस पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। और गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। जो हमारा गुप्त काल था, इसमें इसका महत्व जो था वो बढ़ गया था। तो आइए आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, मतलब समुद्रगुप्त की प्रशंसा। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, ये हम बताती है कि ये जो राजा था, जो कवि ने इनकी प्रशंसा की होगी, जो कवि थे हरिभूषण, इन्होंने कहा है कि अपने जो इनका जो काव्य था, जो इन्होंने यो अशोक के जो स्तंभ था, अशोक स्तंभ, उस पर अशोक स्तंभ जो अभिलेख था उस पर खुदवाया था। ये जो कवि हैं, इन्होंने राजा की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की है, मतलब अच्छी तरीके से। और इसमें कहा है कि एक योद्धा और युद्ध जीतने वाले राजा, विद्वान तथा का उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। जो हमारे कवि थे हरिभूषण, उन्होंने कहा कि जो समुद्रगुप्त एक अच्छे योद्धा और युद्ध जीतने वाले राजा थे, विद्वान तथा एक बहुत अच्छे कवि भी थे। और यहाँ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजा थे ईश्वर के बराबर हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि जो राजा हैं ये ईश्वर के बराबर हैं। और जो इनकी प्रशंसा में बहुत ही लंबे लंबे वाक्य हैं, इनमें से एक वाक्य का अंश हम देखते हैं ये नेक्स्ट पेज पर, जिसका नाम है योद्धा समुद्रगुप्त। तो जो हमारे कवि हैं, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में कहते हैं, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों कुल्हाड़ी, तीर भालों, बछड़ों, तलवार, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, मतलब दिखाई देता है। तो आइए आगे चलते हैं।
तो गाइस देखिए, मैंने ये मैप आपका यहीं रख दिया है, क्योंकि इससे जो रिलेटेड बात जो भी इससे रिलेटेड तथ्य या इससे रिलेटेड हमें इसमें बुक में दे रखा है, ये सब ये इसी मैप में के इस मैप से रिलेटेड है। तो मैंने ये जो मैप है यहाँ पर रख दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। जो हरा रंग है और ये जो हमारे मैप पर हरा रंग का रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है, और ये जो बिंदु है रेड रेड कलर की, मैं कोई और सा कलर ले लेता हूँ। और ये जो हमारी रेड रेड कलर की बिंदु है, जैसे आपको दिखाई दे रही है ये, और ये जो आपको बैगनी और नीले रंग के भी दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, बैगनी नहीं, नीले और पिंक कलर के जो आपको क्षेत्र दिख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, जो हमारे कवि जो थे समुद्रगुप्त के हरिऔशन, उनके द्वारा जो प्रशंसा की गई थी, उनके आधार पर जो ये मानचित्र बनाया गया है। और ये मानचित्र प्रशंसा में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। तो जो हमारे कवि थे हरिऔशन, उन्होंने चार विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति को हमें बताया है। तो हम पहली नीति देखते हैं। तो हमारी जो पहली नीति है, वो है मानचित्र में जो हरा रंग दिखाई दे रहा है, इस ये क्षेत्र जो है ये आर्यव्रत है। और यहाँ पर जो 9 शासक हैं, इस क्षेत्र के जो राजा हैं, वो जो आर्यवर्त क्षेत्र है ये, इस पर इसके 9 शासक हैं, और इन 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर अपने अधीन कर लिया, मतलब अपने राज्य में मिला लिया इनके राज्य को, जो हमारे समुद्रगुप्त थे। और जो हमें दूसरा तथ्य पता चलता है, और इसके बाद जो दक्षिण पथ के जो 12 शासक थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। जो कि लाल बिंदु में ये जो दे रखे हैं, दक्षिण पथ के मतलब दक्षिण तट के 12 शासक दे रखे हैं, इन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। और इन्होंने हारने के बाद समर्पण कर दिया था। तो फिर समुद्रगुप्त ने इन्हें दोबारा शासन चलाने की अनुमति दे दी थी, मतलब इन्हें दोबारा शासक बना दिया था। तो तीसरा जो तथ्य है हमारा, वो यह है, ये जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये जो आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो था, ये जो घेरा है अंत, जो हमारे पाकिस्तान हो गया अब आधुनिक में, पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब में आता है, और ये आसाम में भी आता है अब। तो ये जो क्षेत्र है जो पिंक कलर से दिखा रखा है, ये जो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, ये सब समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाया करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तथा उनके दरबार में भी ये उपस्थित होते थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे, ये जो यहाँ के शासक हुआ करते थे। जैसे कि जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, इसमें भी इसका हिस्सा जा रहा है, और नेपाल पूरा ही है, बांग्लादेश और भूटान, ये सभी समुद्र के लिए उपहार लाते और इनके आज्ञा का पालन करते और इनके दरबार में उपस्थित होते थे। और इसके बाद जो आते थे बाह्य शासक आते थे, मतलब बाहरी सीमा वाले शासक आते थे, जो कि नीले रंग में दर्शाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें श्रीलंका को भी दर्शाया गया है। तो ये जो बाहरी शासक थे, इनमें कुषाण और शक थे, जो कुषाण वंश तथा शक वंश थे। और इसमें श्रीलंका के भी शासक आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इन्होंने जो ये शासक थे, जो इधर इधर ये बाहरी हिस्से वाले शासक थे, इन्हें इन्होंने समुद्रगुप्त की जो थी आधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था। ये जो चार नीति थी, जो हरिऔशन ने हमारे जो समुद्रगुप्त थे उनके बारे में प्रशंसा में लिखी थी। जो पहली थी कि मानचित्र में हरे रंग के जो क्षेत्र है, ये आर्यवर्त क्षेत्र है, और इसमें जो 9 शासक हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, मतलब अपने साम्राज्य में उन्हें मिला लिया था। और जो दूसरा ये नीति है, वो दक्षिण पथ के जो 12 शासक आते हैं, जैसे कि आपको रेड बिंदु भी दिखाई दे रही है, ये जो रेड बिंदु बिंदु दिखाई दे रही है, इसमें जो दक्षिण पथ के दक्षिण तट के जो 12 शासक आते हैं, इन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था। और इस हारने के बाद समुद्र के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो समुद्रगुप्त ने इन्हें आगे दे दी थी कि ये अपना शासन कर सकते हैं, इन्हें इनकी समुद्रगुप्त की अनुमति से ये शासक बन गए थे। और जब ये पिंक कलर की आती है, ये आज के आधुनिक पाकिस्तान में भी है, और नेपाल और भूटान और बांग्लादेश में भी है। जो पिंक कलर का जो क्षेत्र है, जो पीले रंग से दर्शाया गया है, सॉरी पिंक कलर से,
ये जो क्षेत्र है यहाँ पर समुद्रगुप्त के इन क्षेत्रों के जो शासक हुआ करते थे समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में भी अपनी उपस्थिति जो थे वो दर्ज कराते थे। और फिर आते बाहरी सीमा वाले शासक जो शक और कुषाण हुआ करते थे। ये जो शासक थे इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था तथा अपनी जो पुत्री थी उनका विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया था, जिसमें श्रीलंका के भी शासक आते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है वंशालियां। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। और हाँ, ये जो उज्जैन देख रहे हैं आप मैप में, अभी साफ कर दें, तो ये जो आप उज्जैन देख रहे हैं और पाटलिपुत्र हो गया हमारा, फिर आगे जो थे गुप्त वंश के मतलब गुप्त शासन काल में जो समुद्रगुप्त थे इनके शासन काल में महत्वपूर्ण नगर थे। कौन कौन से? हमारे एक तो कन्नौज हो गया, और प्रयाग जो जिसका इलाहाबाद जो प्राचीन नाम है, प्रयाग जो इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, और पाटलिपुत्र, ये जो थे ये महत्वपूर्ण नगर थे कि उस गुप्त शासन के मतलब गुप्त वंश के शासकों के या गुप्त जो वंश था उसके शासन काल में जो शासक आए थे उनके। तो ये पढ़ते अपने टॉपिक को। तो ये जो वंशालियां थी इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। अधिकांश परिस्थितियां मतलब प्रशंसा जो थी जो शासकों के पूर्वज के बारे में बताती हैं। जो प्रशंसाएं हैं परिस्थितियां बोलते हैं जिन्हें, वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह जो परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के प्रतिमा सॉरी प्रपितामह और पितामह, पितामह वो यानी दादा, और पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी जो माता थी वो कुमार देवी थी जो लिच्छवी गढ़ की थी। जो उनकी जो माता थी वो कुमार देवी थी जो कि लिच्छवी गढ़ की थी। और जो उनके पिता थे वो चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, जो कि चंद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की थी, कौन सी? महाराजा धीराज। जैसे कि आप जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे कोई अलग रंग से कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, महाराजा धीराज, और आपको आसानी से दिखाई भी दे। और जो समुद्रगुप्त के दादा और परदादा जो थे उनका महाराज के रूप में ही उल्लेख मिलता है। और इससे यह भी पता चलता है कि जो ये गुप्त वंश था इसकी धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया था। और जो ये समुद्रगुप्त थे इनके बारे में हमें उनके बाद के शासक जो थे उनसे पता चलता है। जैसे कि उनके बेटे जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के जो बेटे थे वो जो कि जो जो उनकी वंशावली है उनसे भी हमें जानकारी मिलती है जो कि समुद्रगुप्त के बारे में है। और जो उनके बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से जानकारी मिलती है, जो ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक शासक प्राप्त किया था। और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि जो उनका जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था। जैसे कि विद्वान कवि कालिदास हो गए, और प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। एक तो कवि कालिदास और खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। इसके बारे में हमें 12th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, किनके बारे में, जो कवि कालिदास और खगोलीय शास्त्री रहते थे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक को देख लेते हैं जो बॉक्स में दे रखा है, विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत है ये भारत का ग्रिगोरियन कैलेंडर भी है। और ये जो विक्रम संवत है इसकी 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला है। विक्रम संवत जो था वो परंपरागत रूप से मतलब कि परंपरागत रूप से गुप्त राजा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय उनके नाम से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है कि जब उन्होंने शक राजाओं पर विजय प्राप्त की थी उसके प्रतीक में, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने इस संवत की स्थापना की थी। और उन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था वो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में इस कैलेंडर को स्थान दिया था, किसे? विक्रम संवत को।
तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखिएगा, जिस तरह जो गुप्त वंश के जो शासक थे उनके बारे में हमें से पता चलता है, मतलब किस प्रकार से पता चलता है। एक तो अभिलेखों से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, और उसके अलावा जो अन्य शासक हैं उनके बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। जो अन्य शासक हैं उनके बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। तो आइए एक राजा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन है, जिन्होंने करीब आज से 1400 साल पहले शासन किया था। उनके जो दरबारी कवि थे, जिनका नाम था बाणभट्ट, जो उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने उनकी जो जीवनी थी वो संस्कृत में लिखी थी। उनकी जो जीवनी थी वो संस्कृत में लिखी थी, जो हर्षचरित्रा नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम था, जो उन्होंने रची थी, इसका क्या नाम है, या बाणभट्ट जो है वो कौन है, उन्होंने क्या किया, या हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी। तो आपको ये सब याद रखना है। और इसमें जो हर्षवर्धन है उनकी वंशावली देते हुए उनके राजा बनने से पहले और राजा बनने तक, राजा बनने के बाद तक का वर्णन मिलता है। और चीनी यात्री सैत्सोंग, देखिए जो सैत्सोंग का जो नाम है वो हेंसनेंग भी है, और इनके दो नामों से बोला जाता है, सैत्सोंग और हेंसनेंग। और जिसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, जो कि काफी समय से है उसके, सॉरी, हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, और उन्होंने वहां जो देखा उसका विस्तृत विवरण दिया, मतलब उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। जो हर्ष थे उन्होंने अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। जो हर्ष थे उनके जो जो अपने पिता उनके जो पिता थे वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, उनके एक भाई और था। और अपने पिता के बड़े बेटे की मृत्यु हो जाने पर वो थानेश्वर के राजा बने थे। उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। जैसे कि आपको इस मानचित्र में दिख रहा होगा, ये जो कन्नौज है यहाँ के शासक थे, इनके जो बहनोई थे। इनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली थी, जो हमारे हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन कौन थे? वो अपने जो हर्षवर्धन थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनकी भाई की मृत्यु थानेश्वर के राजा बनने पर हो गई थी, तथा उनके जो बहनोई थे उन्हें कन्नौज के जो शासक थे, उनके बहनोई उन्हें बंगाल के शासक ने मार डाला था और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। फिर उसके बाद हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मगध तथा बंगाल को जीता। उन्होंने पूर्व में जितनी भी सफलताएं मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली, जो हर थे। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया और नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो तब जो चालुक्य जो नरेश थे पुलकेशिन दित्य, उन्होंने उन्हें रोक दिया था। जो हर्ष थे उन्हें किसने रोका था? जो हमारे चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने रोक दिया था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि हर्ष को आगे दक्कन में आगे बढ़ने से किसने रोक दिया था। अब देखिए, जो हर्षवर्धन थे उनके पिता का नाम था प्रभाकवर्धन। अब जब प्रभाकवर्धन बीमार थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन राजा कैसे बने थे। जो प्रभाकवर्धन बीमार थे तो उनकी जो पत्नी थी हर्षवर्धन की माँ, उन्होंने अपने आप को आत्मदेह करने की कोशिश की थी। तो अब ये जो हर्षवर्धन थे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो भाई थे राज्यवर्धन, वो हुणों से लोहा ले रहे थे, मतलब हुणों से युद्ध कर रहे थे। तो जब अब उन्हें अपने माता पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो आ जाते हैं, और वो जो राज्यवर्धन थे वो संन्यास लेने की सोचते हैं। अब उसी वक्त हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें समाचार मिलता है कि जो गौड़ नरेश है बंगाल के, उन्होंने उनके जो बहनोई हैं उन्हें मार डाला। गृहवर्मन जो उनके बहनोई हैं उन्हें मार डाला, और उन्हें उनकी बहन जो है राज्यश्री, जिनका नाम बहन का नाम राज्यश्री था उनकी, उन्हें उन्हें उन्होंने बंदी बना लिया था। अब जो ये थे राज्यवर्धन, वो गौड़ नरेश को पराजित करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो वहां पर युद्ध करते हैं और गौड़ नरेश को हराकर
कन्नौज को अपने अधीन कर कर आते रहते हैं। मतलब गोंड नरेश के जो शासक थे, गोंड नरेश, उन्हें बंगाल के शासक उन्हें हरा दिया था। अब वो आते हुए रास्ते में उनकी शशांक जो था वो हत्या कर देता है। अब जो हर्षवर्धन थे, उनका भाई और उनके पिता की मृत्यु होने के बाद वो राज्य संभालते हैं और कन्नौज को अपने अधीन कर लेते हैं। मतलब कन्नौज को शशांक से युद्ध कर कर छुड़ा लेते हैं और वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम कन्नौज का शासन शासन करो, पर उनकी बहन ऐसा करने से मना कर देती है। तो अब जो हर्षवर्धन थे वो कन्नौज अपनी बहन के नाम से ही कन्नौज का जो था उन्होंने शासन चलाया था। तो जो हमारे कन्नौज के पिता का नाम क्या था, प्रभाग वर्मन वर्धन, और उनके भाई राज्यवर्धन, इनका नाम हर्षवर्धन, और इनकी जो बहन थी राज्यश्री, और बहन के जो पति थे, जो उनके बहनोई थे, उनका नाम था गृहवर्मन। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पलवल, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तेया मतलब प्रशंसाएं। तो आइए पढ़ते हैं। जब ये जो काल चल रहा था, इस काल में जो पलवल और चालुक्य थे वो दक्षिण भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। और पलवल का राज्य, उनकी राजधानी जो थी कांचीपुरम, उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जो पलवल शासक थे। जबकि जो जो राज चालुक्य जो शासक थे, उनका जो राज्य था वो कृष्ण से नदी से लेकर तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। किनका, जो चालुक्य थे उनका कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। और जो पलवल थे उनका उनका जो राज्य था, राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र थे। पलवल जो शासक थे पलवलों, उनकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र और कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था किनका राज्य, पलवलों का। तो आइए आगे चलते हैं। जो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी एहोल। किसकी राजधानी थी, चालुक्यों की। और ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और ये धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ कई मंदिर थे। और पलवल और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण करते थे। जो कौन कौन, चालुक्य और पलवल, जो एक दूसरे की उनकी जो सीमाएं लगती थी उन पर आक्रमण क्या करते थे। और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो कि समृद्ध शहर थे, जो आक्रमण हुआ करते थे, इनमें राजधानी आदियों को ही निशाना बनाया जाता था। अब जो पुलकेशिन द्वितीय थे, जो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, कौन चालुक्य राजा कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय। उनके जो उन, उनके बारे में हमने दरबारी जो कवि हैं रवि कीर्तन द्वारा रचित जो उनकी प्रशंसाएं रची गई हैं उनसे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों को खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो उनके चाचा थे उन्होंने अपना राज्य दिया था पुलकेशिन द्वितीय को, और उन्होंने अपनी 4 पीढ़ी जो उनकी पिछली 4 पीढ़ियां थी उनके बारे में बताया था, जो पुलकेशिन द्वितीय थे। आइए आगे चलते हैं। जो रवि कीर्त जो रवि कीर्ति हैं उनके अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों को में अपना अभियान चलाया। जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने पश्चिम तथा पूर्व दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। जो हमारे हर्षवर्धन थे उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। और हर्ष का जो अर्थ है वो आनंद है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बार याद रख लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। और पुलकेशिन द्वितीय ने पलवल राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। जो पुलकेशिन द्वितीय ने पलवल राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, और जिससे कांचीपुरम की जो दीवार थी उस दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। किन्हें शरण लेनी पड़ी थी, जो ये पलवल राजा थे उन्हें शरण लेनी पड़ी थी, कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर ये जो चालुक्यों की जो विजय थी ये थोड़ी समय के लिए थी, अल्पकालीन थी। और लड़ाई से दोनों वर्ष दुर्लभ होते गए। देखिए लड़ाई में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और जो धन था उसकी वजह से ये दोनों जो राज्य थे, मतलब वंश थे, चालुक्य और पलवल, ये दोनों दुर्लभ होते गए। और चालुक्य और
पलवलों को अनंत राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया था। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो हमारे चालुक्य जो वंश थे और पल्लव वंश थे, उन्हें राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो आपस में लड़ते लड़ते दुर्लभ हो गए थे। तो आइए आगे चलते हैं। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो ये जानते हैं। जो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बन गया था। जो पहले के राजा थे उन्होंने कृषि में विकास करने की सोची थी, और कृषि में विकास हुआ था। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो पिछले शासक थे, वो उन्हें भूमि से कर मिलता था, इसलिए उन्होंने जो कृषि में विकास किया था। और इसी तरह इन शासकों को भी भूमि कर मिलता था, इसलिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बन रहा था। और प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी, जो प्रथम इकाई थी, वो गांव होते थे। और धीरे धीरे नए बदलाव आए, और राजाओं ने जो था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए थे। जैसे कि हम देखते हैं, जो पहला कदम है, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटा ही अपना पिता का पद संभालेगा। जैसे आनुवंशिक उसे कहते हैं, कोई पद है, उसका उस पद पर कोई व्यक्ति है, अब उस वो जो पद है उसके बेटे को ही मिलेगा। जो व्यक्ति है, जैसे कि कोई मान लीजिए एल है, और अब जो एल का जो बेटा होगा बी, उसे ही ये पद मिलेगा जिस पद पर एल है। तो इस तरह जो पद थे, वो आनुवंशिक हो गए थे, मतलब शासकों ने आनुवंशिक कर दिए थे। और जैसे कि कवि हरिवंश ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी, महादंड नायक का क्या मतलब है? मुख्य न्याय अधिकारी। जो कवि हरिहर थे, उनके जो पिता थे वो महादंड नायक थे, और इसी तरह उन्हें अपने पिता का पद मिला था। महादंड नायक का मतलब मुख्य न्याय अधिकारी था। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जो एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य किया करता था। जैसे कि हरिभूषण एक महादंड नायक थे, जैसे कि हमने भी इस पॉइंट इसमें भी पढ़ा था, जो पॉइंट दे रखा था कि एक मुख्य न्याय अधिकारी थे। और मैं मुख्य न्याय अधिकारी होने के साथ साथ कुमार मत्स्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय के भी मंत्री थे। कौन? हरिभूषण। क्या थे? कुमार मत्स्य मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। संधि विग्रह मतलब युद्ध युद्ध और शांति के विषयों के मंत्री थे। और कुमार मत्स्य मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मतलब वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जो वहां के स्थानीय शासक थे, उनका जो था प्रमुख व्यक्ति, जो वहाँ के जो प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला रहा होगा, या अपने वो बहुत ही ज्यादा धन भूमि आदि होगी उन पर। और इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर, जिसके पास नगर में सबसे ज्यादा पैसा हो, शहर का व्यापारी हो, या शर्त यानी व्यापारियों के काफिले का नेता हो, या प्राथमिक कुल मतलब मुख्य शिल्पकार तथा कश्यप यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोगों में लोग होते थे। जो प्राथमिक कुल जैसे कि मुख्य शिल्पकार तथा कश्यपो कई यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। तो ये आगे चलते हैं। और इसी तरह की नीति कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। जैसे कि कुछ पदों पर आनुवंशिक कर दिए जाते थे, और जो शासक लोग थे, जो जिनका नगर में काफी पैसा था, या नगर के बैंकर या किसी व्यापारिक काफिले के नेता थे, उनका समर्थक जुटाते थे। तो इस तरह की जो नीतियां थी वो प्रभावशाली होती थी। पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे। मतलब राज्य को शक्तिशाली लोग भी, जो सॉरी राज्य राजा होता था उसे शक्तिशाली लोग भी चाहिए थे, पर इतने शक्तिशाली नहीं चाहिए थे जो उसे हटा दें।
उसे या अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक नए प्रकार की सेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक नए प्रकार की सेना। जो कुछ राजा थे अब भी पुराने जो राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें जैसे कि पुराने राजाओं में जो होता था हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक मतलब सेनापति भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। जो ये सैनिक नायक को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। अब ये जो सेना नायक हुआ करते थे, इन्हें जो दान में भूमि मिला करती थी, उनका ये उपयोग थे, ये कर वसूलने में क्या करते मतलब उस भूमि से कर वसूल कर अपनी सेना चलाया करते थे, क्योंकि सेना चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती थी और इन्हें कुछ नियमित वेतन नहीं मिलता था, और जिससे वो सेना व घोड़ों की देखभाल कर सकते थे। और साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे, जो अब इन्हें कर के द्वारा धन मिलता था। और इसी तरह व्यक्ति समंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये व्यक्ति? समंत कहलाते थे, आपको याद रखना है। जहाँ कहीं भी जो शासक था वो दुर्लभ पड़ता था या कमजोर पड़ता था, वो समंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो इसलिए जो राजा हुआ करते थे उन्हें कभी भी दुर्लभ या कमजोर नहीं होना पड़ता था, क्योंकि उनके जो दुर्लभ और कमजोर होते ही जो उनके समंत थे, वो स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगते थे। जैसे कि आपने कहीं कहानी आदि में सुना होगा कि राजा के बीमार होने आदि की सूचना समंत आदि को नहीं दी जाती थी। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए पल्वलों के जो अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चाएं मिलती हैं, और इनमें से एक जो हमें चर्चाएं मिलती हैं वह एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं? ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन। ये जो सभाएं थी और उप समिति के जरिए सिंचाई और खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम तथा सड़क निर्माण, स्थायी ने मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। कौन? जो ये सभाएं हुआ करती थी। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक, जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण मतलब सभाएं नहीं होती थी, वहां पर उर नामक ग्राम सभा होती थी। वहां पर कौन सी ग्राम सभा होती थी? उर नामक ग्राम सभा होती थी, या होने की बात कही गई है। और नगर में व्यापारी के एक संगठन नाम था, जो नगर में था वो व्यापारी का एक संगठन का नाम था। क्या नाम क्या था? नगर में, नगरम, सॉरी नगरम। और व्यापारी के जो ये संगठन था, ये संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों को, उस भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। और इनमें से बहुत सी जो स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी। जो ये सभाएं हुआ करती थी, इन पर जो मतलब इन ये जो सभाएं होती थी, इनका नियंत्रण शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी क्या करते थे। और ये जो संगठन होते थे तीन प्रकार के होते थे। ब्राह्मण भूस्वामी संगठन, और दूसरी, पहली तो हमारी ब्राह्मण भूस्वामी संगठन सभा, और दूसरी उर नामक ग्राम सभा, और तीसरी जो होती थी नगर में मतलब व्यापारियों पे एक संगठन था, वो होती थी। और इन पर जो मैंने बता दिया सभाओं पर, इन पर नियंत्रण व्यापारी और धनी लोगों का ही हुआ करता था। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उस जमाने में आम लोग। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जो उस जमाने के जो जनता हुआ करती थी, उनके जो हमें जानकारी है, उनकी थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से भी मिलती है। चलिए इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। कालिदास ने अपने नाटकों के बारे में नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास के जो नाटक है, उन्होंने अपने नाटकों में राज दरबार आदि के चित्रण किया है, और इन्हीं चित्रणों के लिए जो कालिदास के नाटक है वो प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात है, यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि जो अन्य लोग तथा महिला जो थी वो प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है।
जो संस्कृत कौन बोला करते थे? राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोला करते थे, जबकि अन्य जो लोग थे, जो आम लोग थे, उनकी जो भाषा थी तथा महिलाओं की वो प्राकृत भाषा थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतलम नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। नाटक को कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, जो हमें बॉक्स में दे रखा है। एक मछुआरे को अंगूठी मिली। तो आइए, एक मछुआरा को एक कीमती अंगूठी मिलती है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है और यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश जो उस जो अंगूठी थी उसे मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी को भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। जो मुख्य द्वारपाल था उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया और जो मुख्य पुलिस अधिकारी था उससे बहुत बुरी तरीके से पेश आया। उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश, जब राजा था उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने शकुंतला को भेंट की थी और मछली ने उसे निगल लिया था। और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया था। मछुआरे को उन्होंने इनाम दिया। पुलिस, अब जो पुलिस वाला और द्वारपाल जो थे, वो मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ चल पड़े। जो मछुआरा था और उसके साथ चल पड़े कौन? द्वारपाल और पुलिस वाले। अब उस जो पुलिस वाले और मछुआरे, द्वारपाल थे, मछुआरे के साथ उसके इनाम का हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े थे। तो आइए आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं। देखिए, जो चीनी यात्री थे, एक तो हमारे सैत्सोंग थे, मतलब हेनसांग सैत्सांग, जो कि मैंने आपको पीछे पहले भी बताया है। और दूसरे थे हमारे फाशियान, जो चीनी यात्री थे फाशियान। फाशियान का जो ध्यान था उन लोगों पर भी गया, या उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। मतलब शूद्रों की तरफ भी जो फाशियान थे हमारा, उनका ध्यान गया था। और ये जो अछूत हुआ करते थे इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। जो फाशियान है वो लिखते हैं कि ये जो लोग हुआ करते थे इन्हें अगर शहर के या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए वो एक लकड़ी लिया करते थे और उसे चोट करते हुए आया करते थे। और यह बात सुनकर जो लोग होते होते थे, जो शहर में रहा करते थे, वो सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो फाशियान ये लिखते हैं कि जो शूद्र थे उनकी बहुत ज्यादा दुर्गति थी। और आगे आगे चलते हैं। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा ही सजीव चित्रण क्या हुआ है, उसे पढ़ते हैं। राजा की सेना। देखिए, ये जो राजा हुआ करते थे, राजा लोग जब भी यात्रा करते थे तो बड़ी मात्रा में, जो राजा होते थे वो बड़ी मात्रा में साज सामान लेकर यात्रा करते थे। जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी साज सामान लेकर यात्रा किया करते थे। अपने जैसे कि इनमें हथियार भी होते थे और रोजमर्रा की अपनी दैनिक जीवन की चीजें उपयोग में लाई जाने वाली चीजें होती थी। जैसे बर्तन हो गया और हमारा असवाब, जिसे जिसमें सोने के पायदान भी शामिल होते थे। तो असबाब हो गया जिसे सोने के पायदान भी शामिल थे। और खाने पीने का सामान जैसे बकरी और हिरण, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि और विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी, जो कि हम उनकी रोजमर्रा की चीजें हुआ करती है, कपड़े, वस्त्र आदि, उनके सोने आदि के लिए कोई बेड आदि जो उन पर सोते हों। और खाने के लिए बहुत सारा सामान, पीने के लिए पानी भी लेकर चलते होंगे, क्योंकि अगर कहीं पानी नहीं मिला तो इसलिए वो पीने का पानी भी लेकर चलते होंगे। और ये सारी जो चीजें हुआ करती थी, ये ठेला गाड़ी पर या ऊंटों तथा हथियारों जैसे सामान को ढोने वाले जानवरों की पीठों पर लाद दी जाती थी। ठीक है, जो ये सामान हुआ करता था। और इस विशाल सेना के साथ संगीतकार जैसे नगाड़े और हमारा बीगुल तथा तुर्री बजाते हुए चलते थे।
जो ये विशाल सैन्य हुआ करती थी, इसके साथ साथ संगीतकार नगाड़े भी गुल आदि बजाकर चलते थे। और रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो भी जैसे कि राजा के कहीं अब सैन्य अभियान पर जा रहा है और वो किसी अपने गांव से होकर गुजर रहा है, तो उस गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था, मतलब उनका स्वागत करना पड़ता था। और वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चराते भी थे। अब जो घोड़े, ऊंट आदि जो ये जानवर हो गए जिनकी पीठों पर सामान लाद कर ले जाया जाता था, उन्हें वो चराते भी थे। कौन? गांव वाले। जो गांव वाले हुआ करते थे उन्हें चराते भी थे। और वो राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेना पीछे पीछे विनाश और विंध्यास की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वाले की झोपड़ी हाथी कुचल देते थे और व्यापारी के काफिलों में जू जूते बैल इस हल चल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। जैसे कि कोई व्यापारी काफिला जा रहा है, उसकी गाड़ी में बैल है और बैल जोड़ रखा है। अब जो बैल था वो जब सेना चलती थी तो आवाज हुआ करती थी, हाथी घोड़े आदि। तो इस आवाज से बिदक कर बककर डर कर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया गर्त में डूब जाती थी। गर्त होता है कोई गहरा स्थान जो समुद्र में होता है, कोई गहरा स्थान बीच में, उसे गर्त बोलते हैं। जो पूरी दुनिया थी वो गर्त में डूब जाती थी। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अन्यत्र। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। ये जो अरब है, जो अरब देश हैं, इनमें मरुभूमि मतलब रेगिस्तान बहुत है। और रेगिस्तान होते हुए भी, जो अरब में रेगिस्तान होते हुए भी सदियों से अरब और यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और जो अरब है, तो अरब के जो व्यापारी थे तथा नाविकों ने भारत और यूरोप हैं, उनके बीच में समुद्री व्यापार बढ़ाने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अरब के व्यापारी और नाविक थे, उन्होंने भारत और जो यूरोप है उनके बीच व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में जो बेदुनोई बेदुनोई बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। मतलब जो अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन जो थे वो घुमक्कड़ कबीले होते थे। और ये जो कबीले हुआ करते थे, ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते, मतलब ऊंटों पर निर्भर हुआ करते थे। ऊंटों पर निर्भर क्यों होते थे? क्योंकि ऊंट एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि मतलब रेगिस्तान में स्वस्थ रह सकता था। जो रेगिस्तान हुआ करता था उसमें स्वस्थ और रह सकता था, ऐसा मजबूत जानवर था। कौन? ऊंट था। और लगभग 140 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। किन्होंने? पैगंबर मोहम्मद ने करीब आज से लगभग 1400 साल पहले एक नए धर्म जिसका नाम इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि मतलब सबसे सर्वोच्च माना। और उसके बाद सभी को समान माना गया था। मतलब जो इस्लाम धर्म था उसमें अल्लाह को सबसे ऊपर माना जाता था, उसके बाद सबको समान माना गया था। और यहाँ इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ था वो कुरान था। और कुरान का एक अंश यहाँ पर दे रखा है, आइए पढ़ते हैं। मुसलमान स्त्री पुरुष के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्री और पुरुष के लिए, जो मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्री और पुरुषों के लिए, भक्त भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता मतलब अपनी मन की, देह की आदि की पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। जो एक जो मुसलमान स्त्री पुरुषों के लिए जो विश्वास रखते हैं, और भक्त भक्त स्त्री पुरुषों के लिए, और जो सच्चे स्त्री पुरुष हैं, और जो धैर्यवान स्त्री पुरुष और मन को स्थिर रखने वाले स्त्री पुरुष हैं, और जो देह मन आदि की पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुष हैं, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुष हैं, और अल्लाह की प्रार्थना करने वाले स्त्री पुरुष हैं, उन सब के लिए अल्लाह ने ये सब है, इनके लिए अल्लाह ने क्षमा और पुरस्कार रखा है। और आगे चलते हैं।
अगले 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, जो इस्लाम था वो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्ती से पहले ही से ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आने लगे थे। जो अरब नाविक थे, जो इसकी जो तटीय जो बस्तियां होती थी, जैसे कि मुंबई आदि, इससे ज्यादा परिचित थे। अब यहाँ पर ये अपना नए धर्म लाने लग गए थे। और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज के पाकिस्तान में, को जीत लिया था। जो अरब के सिपाही थे, उन्होंने 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था, जो आज के आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो हमें चैप्टर कितना रीड किया, हमने कितना समझा, उसके लिए हम अपने एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, जो कि नए साम्राज्य और राज्य से हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, हरिऔषण निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? जो हरिऔषण थे, वो निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त के, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, और जो हमारा ऑप्शन सी है अशोक के, ऑप्शन डी जो है हमारा श्रीगुप्त की। जो हमारे हरिऔषण थे वो किसके दरबारी कवि थे? देखो, जो हमारे हरिऔषण थे वो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिऔषण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो जो हरिऔषण थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिऔषण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जो हरिऔषण थे, उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, अशोक के जो अभिलेख हैं उस पर एक बहुत लंबा अभिलेख खुदवाया, मतलब बहुत लंबे काव्य खुदवाया हुआ है, जो कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में है। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? तो जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऑप्शन बी दे रखा है हमें 2200 वर्ष पूर्व लिखा गया था। सी जो दे रखा है हमें 1800 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और डी 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वो अशोक ने लिखवाया था, और जो कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी देता है। तो जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है कि 1700 वर्ष पूर्व इलाहाबाद का जो अभिलेख था वो लिखा गया था। तो आइए आगे चलते हैं, अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिऔषण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, मतलब जो समुद्रगुप्त हैं उनकी प्रशंसा का वर्णन किया है। और इससे ही प्रयाग प्रस्ति या समुद्रगुप्त की प्रस्ति कहा गया है। और प्रस्ति का अर्थ जो है वो प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजय का वर्णन है, उसमें इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। और उसके इसमें समुद्रगुप्त की युद्ध और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा भी की गई है। और समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, वह वीणा भी बजाता था। और इसके गुण को सिक्के पर भी दिखाया गया है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि आप ये सिक्के देख रहे हैं, इसमें जो हमारे समुद्रगुप्त हैं उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस तरह बैठकर वो वीणा बजा रहे हैं। तो जो हमारे समुद्रगुप्त थे एक संगीत प्रेमी शासक थे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हरिऔषण द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो यहाँ पर कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन सही है जो हरिऔषण द्वारा वर्णित है और जो उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति के संदर्भ में लिखे गए, मतलब समुद्रगुप्त की नीति के रिलेटेड जो हमारे कवि हैं हरिऔषण, जो समुद्रगुप्त के कवि थे, उन्होंने लिखे हैं।
समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और जो दूसरा कथन दे रखा है, दक्षिण पथ के 12 राजाओं ने जो दक्षिण तटीय 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया और उन्होंने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी गई। मतलब समुद्रगुप्त ने उन्हें दोबारा शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा जो है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा, मतलब जो पड़ोसी देश के जो आंतरिक घेरे हैं उनमें चंद्रगुप्त को कर देते थे और उनकी आज्ञा मानते थे। और जो हमारा 4 है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उन अपनी पत्नियों का विवाह उनसे किया। तो हमारा आंसर होगा कथन 3, क्योंकि ये गलत है। जो समुद्रगुप्त के जो राज्य के जो पड़ोसी देशों में समुद्रगुप्त को कर देते थे और उनकी आज्ञा मानते थे। तो ये गलत है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त के जो पड़ोसी देश थे उनमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र और आधुनिक पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी आते हैं। तो वो जो थे उन्हें उपहार दिया करते थे, उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में भी उपस्थित रहते थे। तो हमारा जो उत्तर है ऑप्शन, जो हमारा उत्तर है वो कथन 3 है, क्योंकि कथन 3 गलत है। तो ये अपने उत्तर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है, क्योंकि समुद्रगुप्त राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, पश्चिम के कई गढ़ संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा मानते थे। मतलब वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, ना कि वो कर देते थे, और तथा दरबार में भी उपस्थित होते थे। और बाहरी इलाके मतलब जो बाहरी सीमा थी वो कुषाण तथा शक वंश के शासक थे और इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मतलब समुद्रगुप्त से उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? जो ऑप्शन ए है, समुद्रगुप्त ने की थी, बी चंद्रगुप्त ने की थी, और जो हमें ऑप्शन सी दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, और डी जो दे रखा है हमें कुमार गुप्त ने की थी। जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त के जो पुत्र हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दादा थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जो शकों पर विजय विजय प्राप्त की थी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए जो दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी हर्षवर्धन ने, और डी जो दे रखा है हमारा सकंद गुप्त ने। तो जो हमें जो चंद्रगुप्त सॉरी जो शक विजेता कहा जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में वाह्य शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे और ये सिक्के शक विजय के सूचक हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने शक विजेता कहा जाता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया था और उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने मालवा क्षेत्र में वायग वयग्रह शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? जो खगोलीय शास्त्री थे आर्यभट्ट वो निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और सी चंद्रगुप्त के दरबार में, और डी अशोक के दरबार में। देखिए जो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था, जिसमें हमारे कालिदास भी आते थे और हमारे खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट भी आते थे। तो ये दोनों जो थे विद्वान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
तो जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन भी हमारा सही आंसर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कौन, खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उत्तर जो है हमारा ऑप्शन भी सही उत्तर है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था, कवि कालिदास और खगोलीय शास्त्री उसी के दरबार में थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, विष्णुगुप्त के, डी हर्षवर्धन थे? जो हमारे बाणगुप्त थे, ओ सॉरी बाणभट्ट थे, वो किसके दरबारी कवि थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त या हर्षवर्धन? देखिए जो हमारे बाणभट्ट थे उन्होंने हर्षचरिता लिखी थी। हर्षचरिता लिखी थी जो कि उनकी एक महत्वपूर्ण कृति थी। और जो हर्षचरिता है वो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, जैसे आपको नाम से पता चलता है। तो आपको याद रखना है कि बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी थी जो कि हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षवर्धन जो हर्षचरिता हर्षवर्धन से रिलेटेड है, तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी जो कि हर्षचरिता, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरिता लिखी। और इसी से शासक के सॉरी जिससे हर्ष के शासन काल और वंशावली का पता चलता है। और हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। जो हर्ष था उनने 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन चीनी तीर्थयात्री हर्ष के शासन काल में आया था, मतलब हर्ष के काल में आया था? तो मैं ऑप्शन ए दे रखा है, फाहियान आया था। ऑप्शन बी हैंसनिंग आया था। ऑप्शन सी मेगास्थनीज आए थे। या ऑप्शन डी डियोनीसियस आए थे? जो हमारे हर्ष के शासनकाल में कौन से जो था वो चीनी तीर्थयात्री आए थे? जो हमारे हर्ष के जो शासनकाल में थे वो सेत्सोंग आए थे। अब आप कहेंगे सेत्सोंग क्या है? सेत्सोंग हिंसनिंग का ही नाम है। तो जो हमारे हर्ष के शासनकाल में आए थे वो हैंसनिंग आए थे। जो हैंसनिंग का दूसरा नाम क्या है? सेत्सोंग, जो कि आपको याद रखना है। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी तीर्थयात्री हैंसनिंग, जिसका नाम सेत्सोंग भी है, ये आपको याद रखना है, हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे। यह काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहे। वहां जो कुछ देखा उसकी वितरण विस्तृत विवरण दिया उन्होंने। अच्छी तरीके से इसे लिखा जो भी उन्होंने वहां पर देखा था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो हमें ये पहला कथन दे रखा है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। और जो हमें दूसरा कथन दे रखा है, अब हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद मगध के राजा बने थे। तीसरा जो हमें ऑप्शन कथन दे रखा है, उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, क्योंकि उनकी जो हर्ष के जो पिता थे प्रभाकवर्धन, उनकी 3 संतानें थी, राज्यश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो जो सबसे बड़े जो बेटे थे उनके राज्यवर्धन थे, जो कि हुणों से जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो वो हुणों से लोहा ले रहे थे। तो वो संन्यास लेने जाते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी बहन का समाचार, बहन के ससुराल से समाचार आ जाता है कि उनकी बहन को बंदी बना लिया गया और उनके पति की मृत्यु कर दी गई, मतलब हत्या कर दी गई। और फिर जो हमारे राज्यवर्धन है वो सेना लेकर बंगाल के जो नरेश थे, मतलब बंगाल के जो शासक थे, उन्हें हराने निकलते हैं। और जब वो हरा कर आते रहते तो उनके रास्ते में मृत्यु हो जाती है। तो जो हर्षवर्धन थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। और जो हर्ष थे वो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद मगध के राजा बने थे। ये गलत है, क्योंकि जो हर्ष थे वो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने थे, क्योंकि इनका जो राज्य था वो थानेश्वर था। और फिर उन्होंने अब कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था।
क्योंकि उन्होंने अपनी बहन के नाम से ही कन्नौज का शासन चलाया था। तो हमें जो कथन 3 दे रखा है, उनके बहनों ही कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज पर को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो हमारे जो कथन 1 और 3 सही हैं। तो का उत्तर जो है, कथन 1 और 3 सत्य है, कथन 2 गलत है। हर्ष ने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने थे, जो हर्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब नर्मदा नदी को पार कर सम्राट हर्ष ने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब उसे किसने रोका? जो हर्ष थे उन्हें किसने रोक दिया था? जो ऑप्शन ए है पुलकेशन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, जो डी दे रखा है वो विक्रमादित्य द्वितीय। जो हमारे हर्ष थे उन्हें किसने रोका था? देखिए, जो हर्ष को चालुक्य वंश के शासक ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो कौन सा से शासक थे? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। मगध बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी, उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया था। हर्ष को रोक दिया था। जो कि चालुक्य नरेश द्वितीय थे, चालुक्य और पलवल जो कि आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था। तो गाइस, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप कमेंट कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दूसरे फ्रेंडों का भी भला हो सके, वो भी एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ें और वो भी अपनी तैयारी को मजबूत करें। सो गाइस, अगर एक लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।